बेटा जैव प्रक्रम छठा पाठ करेंगे हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जैव प्रक्रम क्या है। तो बेटा जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते, जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। अनुरक्षण होता है बेटा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब कि भाई अब मान लो हमारा शरीर है, हम सो रहे हैं, मान लो हम सो रहे हैं तो हमारा दिल फिर भी काम कर रहा होता है ना। हम फिज़िकली कुछ काम नहीं कर रहे होते, पर जो हमारे अंदर के अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो निरंतर काम कर रहे होते हैं ताकि हम जीवित रहें, हमारा शरीर मेंटेन रहे। तो ये सभी प्रकार के जो प्रक्रम होते हैं ये जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जैव प्रक्रम कहलाते हैं ये वाले जो प्रक्रम होते हैं। प्रक्रम मीन्स जो भी काम होते हैं। अब क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण करना मतलब बेटा मेंटेन करना। ठीक है, जैसे मान लो हमारे घर में कभी नल का ख़राब हो जाता है तो हमें उसे ठीक करवाना पड़ता है, मेंटेन रखनी पड़ती है ना हर चीज़। ठीक है, तो अनुरक्षण होता है मेंटेन करना। अब इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर को मेंटेन रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। अब जैसे मान लो हम हैं, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारा जब तक हम अपने शरीर को भोजन नहीं देंगे, ठीक है, कुछ खाना नहीं खाएंगे, हमें ऊर्जा नहीं मिल सकती। तो ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इसलिए जो हमारे जैसे भोजन है वो हमारे शरीर में आना चाहिए किसी तरीके से। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा जैव प्रक्रम में आता है पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पोषण क्या हो गया? भोजन को खाना, अपने शरीर में भोजन डालना। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। कच्ची सामग्री मतलब जैसे हमारा भोजन है, क्योंकि पृथ्वी पर जीव कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर हैं। हमने पढ़ा था अभी जो आजकल हमारा चौथा पाठ चल रहा है कि हर जीव में, हमारे शरीर में भी कार्बन है। ठीक है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं सब में कार्बन है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थों में भी कार्बन है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में है क्या हमारा एनवायरनमेंट जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी हैं। बेटा इसको बहुत विभिन्न आणविक गतिविधियाँ, आणविक मतलब जो हमारे शरीर में हो रहा है। ठीक है, अब हमें तो नहीं दिख रहा ना हमारे शरीर में क्या हो रहा है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाएं फिर उत्तक बनाती हैं मिलकर, उत्तकों से हमारे अंग बनते हैं। हमें नहीं पता हमारे शरीर में क्या हो रहा है, लेकिन हर छोटी आणविक गति मतलब हर छोटी से छोटी गति के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। उपचयन, अपचयन, अभिक्रियाएं, अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। उपचयन, अपचयन, बेटा उपचयन हमने पढ़ा है ऑक्सीजन का मिलना, ठीक है, और विघटन होता है टूटना, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना। तो क्या होता है बेटा, ये जो हम भोजन खाते हैं उससे जो ऊर्जा निकलती है उसके लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं। आपको पता है हवा हम अंदर लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी होती है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। तो जैव प्रक्रम में जो दूसरा चीज़ है वो है श्वसन। पहला था पोषण,
मैंने भी आपको बताया, पहला पोषण था, दूसरा है श्वसन। तो बेटा जो श्वसन है ना, वो सिर्फ सांस लेना ही नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेना और फिर हमारी कोशिकाओं को जो उसकी आवश्यकता है उसमें उसका प्रयोग करना, उसे श्वसन कहते हैं। ये बेटा अभी धीरे धीरे जब अलग अलग हम टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। अब क्या है, एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। ये ध्यान से समझना बेटा ये वाली चीज़। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा ले लो, वो सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ है, और जो हमारा शरीर है वो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो एक एक कोशिकीय जीव की पूरी, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ है, उनकी पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। बेटा अब जैसे हम हैं, हमारा जो पर्यावरण के संपर्क में क्या है, सिर्फ हमारी स्किन है, जो हमारी त्वचा है। जो अंदर की कोशिकाएं, वो बाहर के पर्यावरण से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अब क्या होता है बेटा, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वो सारा काम अपने स्किन, अपनी त्वचा से ही करते हैं। लेकिन जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ता जाता है तो शरीर की जो संरचना है वो जटिल होती जाती है, वो और जटिल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तब क्या होता है, तो क्या होता है बेटा, बहुकोशिकीय जीव, जैसे कि हम इंसान हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह पाती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। विसरण होता है किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ में मिलना, डिफ्यूजन कहते हैं जिसे, तो वो अभी हम आगे समझेंगे। तो क्या होता है बेटा, जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनको अलग अलग अंग होते हैं हर काम के लिए, आपको पता है। देखने के लिए हमारे कोई और अंग है, खाना पचाने के लिए कोई और अंग है। ठीक है, हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। ये इसलिए परिचित हैं क्योंकि हमने 9th में पढ़ा है। तो बेटा चलो हम ऐसा करते हैं, अब हर एक जैव प्रक्रम को 1 by 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण। ठीक है बेटा, अब पोषण क्या होता है हमें पता है, ये आप पढ़ लेना किताब में से। मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। किताब से पढ़ने की आदत है बच्चों को, तो उन्हें समझने में आसानी हो, इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ। तो देखो बेटा, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, मतलब सबको ऊर्जा चाहिए, सबको भोजन चाहिए, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। हर कोई एक तरीके से भोजन नहीं खाता। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, जैसे पेड़ पौधे। स्वपोषी मतलब ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, जिनमें सभी पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु भी आते हैं। अब जो कुछ और लोग होते हैं, कुछ अन्य जीव होते हैं, वो जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। और जैसे हम इंसान हैं, हम पूरा खाना खाते हैं, हम उसको चबाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं मुंह में, हमारी आहार नाल में। तो मतलब अगर हमने खाना खाया, हम उसे पूरा नहीं घुट सकते, हमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हम खा रहे हैं उससे हमारे शरीर का अनुरक्षण हो सके, समारक्षण हो सके। ठीक है, हाँ, तो बेटा जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करना अनिवार्य होता है, ताकि हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकें, और ऊर्जा मिलेगी तो फिर उससे हमारी बॉडी की वृद्धि होगी और उसकी मेंटेनेंस होगी। ठीक है, अब बेटा एक होते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। तो जो ये एनर्जी है, जो भोजन को छोटे टुकड़ों में बांटना है, वो काम आसानी से हो सके, तो हमारे शरीर के ये जो पाचन तंत्र है, मुंह से लेकर बड़ी आंत तक, गुदा तक, मतलब बड़ी आंत तक कुछ एंजाइम होते हैं। ठीक है बेटा, जो कि हमारे इस प्रोसेस को आसान बनाते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए, विषमपोषी मतलब जो दूसरों पर, जैसे हम मनुष्य हैं, मानव है, जैसे वो अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंडेंट है, दूसरों पर ना, तो उनको विषमपोषी कहते हैं, पौधों पर या अन्य जानवरों पर। तो हम लोग जो हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आधारित हैं। स्वपोषी मतलब जैसे पेड़, तो हम किसी ना किसी रूप में पेड़ों पर ही निर्भर करते हैं।
या तो हम भाई सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, ठीक है, और अगर हम किसी जानवर को भी खाते हैं जैसे, तो वो लोग भी तो पहले घास फूस ही खाते हैं ना। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम स्वपोषी पर ही आधारित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषम पोषी जीवों में सम्मिलित हैं। कवक होते हैं बेटा कुछ फंगस, फंजाई, फंगस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में। तो बेटा ये जो टॉपिक है ये बहुत अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर चीज़ें शुरू हो गई हैं चैप्टर की, इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। स्वपोषी पोषण के बारे में इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा पेपर में। तो देखो स्वपोषी पोषण में क्या है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो हमें पता है अपना भोजन कौन बनाता है, पेड़ पौधे, है ना। और इतना तो हमें अब पता ही चल गया है 10वीं तक आते आते कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से, है ना। और उनकी पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, हरे रंग का जो एक वर्णक उनकी पत्तियों में होता है। फिर वो ज़मीन से उनकी जड़ें पानी खींचती हैं, कुछ खनिज खींचती हैं, ठीक है, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे, और फिर वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। मतलब ये वो प्रक्रम है, वो प्रोसेस है ये, जिसमें जो स्वपोषी होते हैं वो बाहर से पदार्थ लेते हैं और उनको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं भोजन के रूप में, और फिर उनसे ऊर्जा लेते हैं। पौधों को भी तो बढ़ने के लिए ऊर्जा चाहिए बेटा, ठीक है। वो बात अलग है, उन्हें मनुष्यों के और जानवरों के हिसाब से कम चाहिए क्योंकि वो एक जगह पर खड़े रहते हैं, लेकिन उन पौधों में भी तो टूट फूट होती है, तो उनको भी ऊर्जा चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं CO2, ठीक है, और पानी वाटर H2O, और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर को भी ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। अब क्या होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग तो ये उसी टाइम कर लेते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में, मतलब स्टार्च के रूप में पत्तियों में जमा कर लिया जाता है। जो पौधे की पत्तियां होती हैं उसमें वो स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है, और फिर यह उस समय काम करेगा, ये जो ऊर्जा मंड उन्होंने रखा है, जब वो खाना नहीं बना रहे होंगे, जैसे रात के टाइम में, ठीक है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। अब जैसे बेटा आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम लोग 2-3 दिन का व्रत भी करें, है ना, तो हम काम भी तो कर रहे होते हैं, तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है, उन दिनों तो हम खाना नहीं खा रहे, अनाज नहीं खा रहे, तो वो ऊर्जा हमारे शरीर ने भी क्या किया है, कुछ ऊर्जा को जमा करके रखता है ताकि उसका बाद में प्रयोग हो सके। तो वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन एक ग्लूकोज का ही रूप है। तो अब बेटा यहाँ पर इन्होंने एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दिखाई हुई है। जैसे हमने करा था, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं पौधे, पानी जड़ों से लेते हैं, और ये बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज C6H12। ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है। और ऑक्सीजन गैस जमा ऑक्सीजन और पानी भी निकलता है, और ये ऑक्सीजन हवा में मिल जाती है। तो तभी हमारे लिए पेड़ पौधे ज़रूरी हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन इस प्रक्रिया में निकलती है वो उसी से ही हम सब जीवित हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में होता क्या है। अब बेटा ये पेपर में भी आता है, और जो आपकी वर्कशीट्स थी उसमें भी पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है। अब हमें पता तो चल गया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखो बेटा ये 3 स्टेप्स हमें याद करने हैं। पहला है अगर पेपर में ये आ जाता है कि वास्तव में होता क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो आप 3 पॉइंट्स में आंसर दोगे, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद करना है आपने। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो पत्तों में क्लोरोफिल होता है हरे भाग में पौधे के, वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को सोखते हैं, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। अब रासायनिक ऊर्जा क्या है, अब वो क्या करते हैं, जो जड़ों से पानी लिया है ना, जड़ जो ज़मीन से पानी लेते हैं, तो ये जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा में बदलना मतलब, देखो रासायनिक का क्या मतलब है, रासायनिक ऊर्जा का मतलब जब कोई रिएक्शन हो,
तो वो क्या रिएक्शन होती है कि जो पानी जड़ों ने ज़मीन से खींचा है, भूमि से खींचा है, उसका अपघटन हो जाता है, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। वो किस किस में बदल जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये ध्यान देना है बेटा आपको, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में ये होता है। और तीसरा स्टेप होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब अगर आपको अपचयन का मतलब पता है, अपचयन होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखो मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे होता है। देखो अभी हमने बताया कि दूसरे स्टेप में पानी जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, बट जाता है। अब तीसरे स्टेप में क्या है, जो तीसरा स्टेप है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से ली है पत्तों ने, ठीक है, जो पत्तियों के रंध्र होते हैं उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड घुसी और उसका हो जाता है अपचयन। अपचयन करता है हाइड्रोजन। जो दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटा है, ऑक्सीजन तो हवा में चला गया, ये जो हाइड्रोजन बच गया वो देखो कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ के बना देता है C6H12O6, ग्लूकोज में बदल जाता है वो, शुगर में, ठीक है, ग्लूकोज में बदल गया। तो ये 3 स्टेप है बेटा, इनको अच्छे से याद करना है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने हमें एक फ़ोटो दिखाई हुई है पत्ती की। तो जो पत्ती है उसमें ये जो हरे हरे रंग के दिखाए हुए हैं, जहाँ पे ये लिखा हुआ है हरित लवक, ये क्लोरोफिल है, ठीक है। और पत्तियों के बीच बीच में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं जिन्हें, उन्हीं से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और उन्हीं से ऑक्सीजन बाहर जाती है। और ये जो ऊपर दिखाया हुआ है, ये पत्ती का दिखाया हुआ है, इसमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, पर देखो इसमें फ्लोएम और जाइलम टिश्यूज़ दिखा रखे हैं जो कि पानी को और बने हुए भोजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ले जाते हैं।